आप सबको जोहार। और आज है तारीख 31 दिसंबर 2024 मंगलवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहां पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि यहां पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहां पर रांची में इन दिनों देह व्यापार जो है वो बड़ी तेजी से फल फूल रहा है और पुलिस इसमें शामिल महिलाओं और कारोबारियों को गिरफ्तार कर लगातार जेल भेज रही है। और इसी के संदर्भ में रांची एसपी चंदन कुमार सिंह के आदेश पर पुलिस लगातार इन पर कार्रवाई कर रही है। और इसी दौरान शनिवार देर रात को कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित राजभवन के पास छापेमारी कर पुलिस ने 6 महिलाओं को हिरासत में ले लिया है और सभी को देह व्यापार के आरोप में डिटेन किया गया है। इसको लेकर कोतवाली थाना प्रभारी और महिला थाना प्रभारी ने यह कार्रवाई की थी। और जानकारी के मुताबिक पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि राजभवन के पास कुछ महिलाएं खड़ी रहती हैं और इनके द्वारा देह व्यापार का संचालन किया जा रहा है। और शनिवार को कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय को यह सूचना मिली और जिसके बाद डीएसपी ने कोतवाली महिला थाना प्रभारी और कोतवाली थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया। और वहीं टीम ने छापेमारी करते हुए राजभवन के पास से महिलाओं को हिरासत में ले लिया और सभी से यहां पर फिलहाल पूछताछ जो है वो की जा रही है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के बाद देह व्यापार में शामिल महिलाओं को जेल भेज दिया जाएगा और सभी से गहन पूछताछ जो है वो फिलहाल चल रही है। गिरोह के अन्य लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना के मालखाना में रविवार दोपहर अचानक से आग लग गई और इसमें थाना के मालखाना में रखे तकरीबन यहाँ पर 1 दर्जन से भी अधिक वाहन जलकर खाक हो गए। और वहीं पर आग लगने की जानकारी होने के बाद थाना प्रभारी की ओर से तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई और इस पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिर करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और इधर घटना के बारे में थाना प्रभारी की ओर से ये जानकारी दी गई है कि आग जो है वो कैसे लगी, इसको लेकर किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं है और फिलहाल मामले की जाँच जो है वो चल रही है। इसके बाद ही कुछ बताया जा सकेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बच्चों की छात्रवृत्ति और गरीबों के राशन मामले पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है और यहां पर बाबूलाल मरांडी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि झारखंड में 34 लाख दलित, आदिवासी और ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति पिछले 9 महीनों से मिली ही नहीं है और इससे लाखों बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर संकट मंडरा रहा है। और साथ ही साथ ग्रीन राशन कार्ड धारकों का अनाज 7 महीने से बकाया है और उनको दिया ही नहीं गया है और जिसकी वजह से गरीब परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि राज्य सरकार मैया समान योजना के भुगतान के लिए बच्चों की छात्रवृत्ति, बुजुर्गों की पेंशन और गरीबों के राशन जैसी बुनियादी सुविधाओं को छीनने पर मजबूर हो गई है। और दूसरी ओर विभागों की राशि सरेंडर कराकर विकास योजनाओं को रोक दिया गया है और जिससे राज्य में विकास की गति पूरी तरीके से ठहर गई है। तो यहाँ पर कुल मिला के इनका ये कहना है कि जो सारा पैसा है वो इन सभी चीज़ों में बराबर बांटने के बजाय उसको यहाँ पर मैया सम्मान योजना की ओर धकेल दिया गया है और जिस वजह से ये जो बाकी सारी योजनाएं हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति हो या फिर इसके अलावा राशन देना हो या फिर बाकी सारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उसके लिए पैसे बचे ही नहीं हैं। और इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा है कि यह मुख्यमंत्री के आर्थिक कुप्रबंधन और प्रशासनिक विफलता का प्रमाण है, जो कि झारखंड के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े करता है। समाज के एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए बाकी सारे वर्ग के अधिकारों की बलि चढ़ा देना कतई उचित नहीं है। और उन्होंने सीएम से बच्चों की छात्रवृत्ति और गरीबों के राशन का ससमय भुगतान सुनिश्चित करने की बात भी कही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है खूंटी से, जहाँ पर जिले के कर्रा प्रखंड में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। और वहीं देर रात एक हाथी के गांव में घुसने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और यहाँ पर हाथी ने युवक को सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दिया और जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और ये जो घटना है वो रविवार की बताई जा रही है।
वहीं मृतक युवक की पहचान 36 वर्षीय सोहराय उरांव के रूप में की गई है, जो कि छाता पंचायत के केदली गांव के निवासी थे। और घटना के बाद वन विभाग की टीम ने तत्काल परिजनों को 20,000 रुपए की यहां पर मदद भी की है और कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुआवजे का वादा भी किया है। जानकारी के अनुसार कर्रा प्रखंड के विभिन्न गाँव में इन दोनों हाथियों का जो झुंड है वो विचरण कर रहा है। हालांकि वन विभाग की टीम ने झुंड को कॉरिडोर की दिशा में भेजने में सफलता तो प्राप्त कर ली है, लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान भी हो गया है और काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी भी पड़ी है। फिर भी यहाँ पर 2 से 4 हाथी अब भी क्षेत्र में घूम रहे हैं और ये हाथी किसानों के खलिहानों में रखे धान और मंडुआ को खा रहे हैं। यानी कि ज़्यादातर हाथियों को कॉरिडोर की दिशा में तो भेज दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ हाथियाँ हैं जो कि अभी भी गाँव में विचरण कर रहे हैं, यानी कि खतरा अभी टला नहीं है। अब यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि दरअसल हुआ क्या था। तो रविवार रात के समय जब हल्की बारिश हो रही थी तो सोहराय उरांव अपने खेत में रखे मंडुआ को बारिश से बचाने के लिए तिरपाल से ढकने गए थे। तभी उनका सामना अचानक से एक हाथी से हो गया और हाथी ने उन्हें सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया और जंगल की ओर भाग गया। परिवार वाले यहां पर मौके पर पहुंचे और घायल सोहराय को कर्रा अस्पताल में भर्ती कराया और बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है हजारीबाग से, जहाँ पर हजारीबाग के सदर एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता देवी की मृत्यु का जो मामला है वो पिछले 3 दिनों से चर्चा में है। और अनीता देवी के परिजनों और स्थानीय लोगों ने 7 घंटे तक थाने का घेराव किया और जब तक उन्हें आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन नहीं मिला तब तक वो डटे रहे और इसके बाद परिजन थाने से घर लौट आए। और वहीं अनीता देवी का अंतिम संस्कार चतरा जिले के सिमरिया स्थित बेलगड़ा गांव में होगा, जो कि अशोक कुमार का पैतृक निवास है। और यहां पर मृतका के परिजनों ने बताया है कि कुछ लोग एसडीओ अशोक कुमार की तरफ से थाने पहुंचे और उनके साथ बातचीत के बाद यह सहमति बनी है कि शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उच्च अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सदर एसडीओ अशोक कुमार के सरकारी आवास में अनीता देवी जल गई थी और उन्हें हजारीबाग के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, फिर बोकारो और रांची के निजी अस्पतालों में भेजा गया और जहां पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहां पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहां पर रांची एसएसपी को 28 दिसंबर को गुप्त सूचना मिली थी कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के ला कोठी अमरूद बागान मैदान के पास अवैध नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री हो रही है। और इसकी जानकारी एसएसपी ने सिटी एसपी को दी और जिसके बाद कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और मिली जानकारी के आधार पर गठित टीम ने ला कोठी अमरूद बागान के पास छापेमारी की और ऐसे में पुलिस बल को देख कुछ लोग वहां से भागने लगे और इनमें से 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस द्वारा पकड़े गए व्यक्तियों में बाबा हॉस्पिटल गली रातो रोड के बूढ़ी सेंटर गली निवासी 19 वर्षीय हिमांशु यादव उर्फ लालू यादव और उसी के साथ चूड़ी सेंटर गली के रहने वाले 21 वर्षीय सुशांत यादव उर्फ विक्की यादव शामिल हैं। पुलिस को इस तलाशी में हिमांशु के पास से एक प्लास्टिक की पुड़िया में सिल्वर फाइल में लपेटा हुआ कुल यहाँ पर 11 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया और जिसका वजन करीब 1.20 ग्राम है। इसके अलावा हिमांशु के पास से पुलिस ने लोहा का देसी पिस्तौल और इसके अलावा 1300 रुपए नगद जो है वो बरामद किया है। वहीं पर पकड़े गए एक अन्य व्यक्ति सुशांत यादव से एक प्लास्टिक की पुड़िया में सिल्वर फाइल में लपेटा हुआ 9 पुड़िया ब्राउन शुगर मिला है, जिसका वजन 0.70 ग्राम है। पुलिस की पकड़ में दोनों आरोपियों ने जब्त किए गए पुड़िया में नशीली पदार्थ ब्राउन शुगर होने की बात जो है वो स्वीकार कर ली है। उन्होंने बताया कि वो ब्राउन शुगर को किसी भाभी जी से सासाराम से खरीद बिक्री करने का काम किया करते थे और इस संबंध में दोनों युवकों पर सुखदेव नगर थाना में आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत केस जो है वो दर्ज किया गया है और यहाँ पर मामले की जांच जो है वो फिलहाल की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने रविवार को स्थानीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला और साथ ही यहां पर उनका पुतला भी दहन किया। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों ने टाउन हॉल के मैदान से चिनिया मोड़ होते हुए रंका मोड़ के बीच खूब नारेबाजी भी की है। वहीं रंका मोड़ पहुंचने के बाद आक्रोश मार्च सभा में तब्दील हो गई और उसके बाद विधायक का पुतला भी दहन किया गया।
अब यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि ये जो आक्रोश मार्च है वो क्यों निकाला गया। तो आक्रोश यात्रा में लोगों ने स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। लोगों का कहना था कि ब्राह्मण समाज के साथ उनके बेटी बहन के लिए अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। वो जहां चुनाव से पूर्व रोटी और बेटी की इज्जत की सुरक्षा की बात करते थे, वहीं अब दूसरे की बेटी की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर से एक बहुत ही अजीबो गरीब जो मामला है वो सामने निकल कर आया है। और कहीं ना कहीं ये जो घटना है वो ट्रू कैट लवर को डिफाइन भी करता है। और यहाँ बहु बाजार निवासी सत्यनारायण शर्मा की बेटी कृति और नम्रता शर्मा ने लोअर बाजार थाना में बिल्ली और उसके बच्चों की हत्या मामले में केस जो है वो दर्ज कराया है। अब यहाँ पर थाने में दिए गए आवेदन में ये बताया गया है कि बिल्ली और उसके 4 बच्चों के साथ इनका जो रिश्ता है वो बिल्कुल एकदम परिवार के जैसा था, लेकिन रात में किसी ने उनकी बाउंड्री पर खाने में जहर मिलाकर रख दिया और जिसे खाकर बिल्ली के 3 बच्चे तड़प तड़प कर मर गए। युवती ने बताया कि बिल्ली के मुंह से झाग निकलता देख वह उसे लेकर पशु चिकित्सक के पास गई और जहाँ चिकित्सक ने बिल्ली के बच्चों को मृत घोषित कर दिया और वहीं पर पशु चिकित्सक ने यह भी बताया कि बिल्लियों को कड़ा जहर दिया गया है। और इस मामले में युवती ने कहा है कि बिल्ली और उसका एक अन्य बच्चा भी सुबह से गायब है और उसने ये संभावना जताई है कि वो दोनों भी शायद मर गए होंगे। और इस मामले में युवती ने घर से कुछ ही दूरी पर रहने वाले कमल महतो के भाई पर हत्या करने की आशंका जो है वो जताई है और इसके साथ ही उसने मृत बिल्लियों का पोस्टमार्टम करवाने की भी मांग की है। बाकी इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। हालांकि भले ही ये घटना आपको अजीबो गरीब लग सकती है, पागलपन लग सकती है, हालांकि अगर आप इस घटना को एक ट्रू कैट लवर की नज़र से देखो तो कहीं ना कहीं आपको उनका दर्द जो है वो फील शायद होने भी लग जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर चुनाव के पहले रांची को 2 नई ट्रेनें मिली थी और जिसमें से एक अजमेर रांची के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन जो है वो रविवार को आखिरी बार रांची से उसने प्रस्थान किया। और इस ट्रेन में लंबी वेटिंग लिस्ट होने के बावजूद भी यहाँ पर रेलवे ने इसके परिचालन को आगे नहीं बढ़ाया और तत्काल टिकट भी पूरी तरीके से बिक चुका है। और यात्रियों की मांग को भी यहाँ पर रांची रेल मंडल एवं उत्तर पश्चिमी रेलवे ने अनदेखी कर दिया। और इसके अतिरिक्त रांची के लोग चक्रधरपुर व टाटा नगर जाते हैं अहमदाबाद की ट्रेन पकड़ने के लिए और रांची से जो भी यहाँ पर ट्रेन गुजरती है उसमें तो सीट का कोटा ही नहीं है। इसके अलावा झारखंड के कई लोग असम के चाय बागान में काम करने जाते हैं डिब्रूगढ़, पर यहाँ से भी रांची की सीधी ट्रेन नहीं है। और कई लोगों ने इस समस्या को लेकर ट्विटर एवं फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, लेकिन आज तक कोई भी यहाँ पर जवाब मिला नहीं, सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। जयपुर जाने वाले लोग भी इस ट्रेन से यात्रा करते थे और हालांकि इन मांगों के बावजूद रांची को अभी तक इन शहरों से जुड़ी यहाँ पर कोई भी सीधी ट्रेन सेवा प्राप्त नहीं हो पाई है। और यह स्थिति खास तौर पर तब और ज्यादा चिंता का विषय बन जाती है जब रांची को राज्य की राजधानी होने के बावजूद अन्य राज्यों की राजधानी से सीधे तौर पर ट्रेन कनेक्टिविटी मिल ही नहीं पा रही है। हालांकि यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी और डिटेल की बात करूँ तो दक्षिणी पूर्वी रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे जैसे रेलवे जोन के अधिकारियों के रवैये के कारण यह समस्या और भी काफी ज्यादा गंभीर हो गई है। और ये भी बोला जा रहा है कि अधिकारियों के द्वारा केवल खानापूर्ति करने के लिए कुछ लोकल ट्रेनों का जो संचालन है वो करवाई जा रही है ताकि वाहवाही जो है वो बटोरा जा सके, जबकि यहाँ पर रांची को लंबी दूरी की प्रमुख ट्रेनों की जरूरत है। और वहीं रांची के डीआरएम का इस मुद्दे पर कोई भी ध्यान है ही नहीं और न ही इस पर कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कैमरून में फंसे झारखंड के 47 प्रवासी श्रमिकों में से 11 श्रमिकों की सुरक्षित वापसी हो गई है और सभी श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया। हालांकि बाकी बचे 36 श्रमिकों की वापसी भी सुनिश्चित की जा रही है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल अफ्रीका के कैमरून में M/S ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड में कार्यरत झारखंड के हजारीबाग, बोकारो एवं गिरिडीह जिला के 47 श्रमिकों के वेतन का भुगतान और कंपनी द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री को प्राप्त हुई थी और जिसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रमिकों और संबंधित कंपनी से संपर्क कर मामले का सत्यापन किया।
और वहीं पर मामले के सत्यापन के उपरांत श्रम सचिव मुकेश कुमार एवं कमिश्नर संजीव कुमार बेसरा के निर्देशानुसार संबंधित जिलों के श्रम अधीक्षकों ने यहां पर नियोजकों और नियोक्ताओं और इसके अलावा बिचौलियों के खिलाफ यहां पर एफआईआर जो है वो दर्ज कराया और फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित वापस लाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहां पर झारखंड बीजेपी ने शनिवार को एक लिस्ट जारी किया है और इस लिस्ट में सांसद प्रदीप वर्मा को सांगठनिक चुनाव अधिकारी जो है वो बनाया गया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब तक संगठन का विस्तार नहीं हुआ है और न ही झारखंड बीजेपी ने अब तक विधायक दल का नेता का जो चयन है वो किया है। और यही वजह है कि झारखंड बीजेपी ने यहाँ पर संगठनिक चुनाव अधिकारियों की एक लिस्ट जारी की है और बाकी सारा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, जिसको आप आराम से पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहां पर झारखंड टेनिस संघ ने मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के टेनिस स्टेडियम में झारखंड राज्य टेनिस रैंकिंग टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की है। और यह प्रतियोगिता 23 से यहाँ पर 26 जनवरी तक चलेगी और इसमें विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि स्पर्धाओं में अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 18 आयु समूहों के बालक बालिकाओं के लिए एकल और युगल मुकाबले जो हैं वो शामिल होंगे। वहीं महिला और पुरुष वर्ग में भी एकल, युगल और मिक्स्ड डबल्स मुकाबलों का आयोजन किया जाएगा और इस प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर स्टेट रैंकिंग तैयार की जाएगी और जिससे खिलाड़ियों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ भी मिल सकेगा। और यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों को झारखंड टेनिस संघ में पंजीकृत होना अनिवार्य है। और वहीं इच्छुक खिलाड़ी जो हैं वो www.tennisjharkhand.com पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 जनवरी निर्धारित की गई है और यह प्रतियोगिता न केवल खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर अपनी क्षमताओं को साबित करने का अवसर है, बल्कि यहाँ पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रदान करती है। तो मुझे लगता है कि आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है चाईबासा से, जहाँ पर पुलिस अधीक्षक चाईबासा के निर्देशानुसार चाईबासा जिला अंतर्गत विभिन्न थाना में नव वर्ष के मद्देनजर उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस के द्वारा दंगारोधी सुरक्षा उपकरणों के साथ फ्लैग मार्च किया गया। और यहाँ पर बताया गया है कि विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है और साथ ही जिला अंतर्गत बन रहे ब्लैक स्पॉट पर वाहन जांच अभियान भी चलाया गया और जिसमें सेफ्टी उपकरण, हेलमेट तथा सीट बेल्ट के साथ ड्रिंक एंड ड्राइव की जांच भी की गई और लोगों से ट्रैफिक नियम पालन करने की अपील के साथ साथ ड्राइवरों को संयम के साथ ड्राइविंग के लिए यहां पर जागरूक जो है वो किया गया। और वहीं पर इसी के बीच पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला के बंदगांव थाना अंतर्गत ग्राम कौनसिया, इसके अलावा जिकीलता, किलुंग, कोमडेला में यहाँ पर लोगों के बीच अफीम की अवैध खेती एवं विक्रय निषेध संबंधित विषय पर जागरूकता अभियान भी चलाया गया। और वहीं पर अभियान के दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर एवं थाना प्रभारी बंदगांव के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को हिंदी हो एवं मुंडारी भाषा में अफीम के दुष्प्रभाव एवं संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। और यहाँ पर स्थानीय ग्रामीणों को अफीम के स्थान पर वैकल्पिक खेती करने हेतु प्रोत्साहित भी किया गया और साथ ही यहाँ पर शराब के दुष्प्रभाव एवं डायन बिशाही से संबंधित भी यहाँ पर अहम जानकारियां दी गई ताकि यहाँ पर जो अंधविश्वास है वो कम किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है खूंटी से, जहाँ पर खूंटी जिले में अपराधियों ने शहर के शोरूम में फायरिंग की है और यहाँ पर फायरिंग करने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। हालांकि गोलीबारी की इस घटना में किसी भी तरीके की जान माल की हानि तो नहीं हुई है, लेकिन एक शोरूम के बाहर लगे यहाँ पर शीशे को पूरी तरीके से इसकी वजह से नुकसान हुआ और वो टूट गया। और यहाँ पर घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मोहन कुमार मौके पर पहुंचे और मामले को लेकर पूछताछ की। घटना यहाँ पर शहर के गायत्री नगर के समीप हुई है। अब यहाँ पर इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 9:45 बजे अज्ञात बंदूकधारियों ने टायर शोरूम और कार सर्विसिंग एंड एसेसरीज के शोरूम में फायरिंग की और फायरिंग के दौरान तैनात सिक्योरिटी गार्ड परमेश्वर मुंडा जो है वो बाल बाल बच गए। उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और इस घटना में शोरूम के कांच का दरवाजा टूटकर गिर गया और अपराधियों ने एक एक कर यहाँ पर 3 राउंड फायरिंग भी की है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर झारखंड के कई हिस्सों में बादल जो है वो छाए हुए हैं। और ये सभी चीज़ें जो हो रही हैं वो हो रही हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। और यहाँ पर मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार आज से मौसम साफ होने वाला है। और ऐसे में बादल छटने की वजह से न्यूनतम तापमान जो है वो 5 से 6 डिग्री तक की यहाँ पर गिरावट जो है उसमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और अगले सुबह और रात में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। और ख़ास तौर पर नेतरहाट, गुमला, पाकुड़ और रांची के कांके जैसे इलाके में कड़ाके की ठंड शाम को रहेगी। और वहीं पर इसके अलावा शीतलहर भी चलने की संभावना है और उसी वजह से अलर्ट जारी किया गया है। और यहाँ पर आगे ये बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई जिलों में सुबह और शाम के बाद घना कोहरा छाया रह सकता है। और इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ये बताया है कि बादल और कुहासे का यहाँ पर उतार चढ़ाव के बीच सुबह शाम 7 जिलों में कोहरे का असर देखने को मिलेगा। झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, गुमला और इसके अलावा सिमडेगा में अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा छाया रह सकता है। और इन्हीं 7 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से। और यहाँ के केंदवाड़ी थाना क्षेत्र में गोधर पंप के पास सोमवार सुबह अज्ञात अपराधियों ने 2 लोगों पर फायरिंग की और इसके बाद अपराधी जो हैं वो मौके से फरार हो गए। और यहाँ पर घटना के बाद घायलों को तुरंत इलाज के लिए धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहाँ पर दोनों घायलों की स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम ले जाया गया। हालांकि अभी भी उनकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। अब यहाँ पर इस घटना को लेकर ये बताया जा रहा है कि गोधर पंप के पास ड्राइवर और खलासी खड़े थे और उसी समय अज्ञात अपराधी जो है वो ड्राइवर उमा शंकर सिंह और खलासी नीतीश कुमार से आकर झगड़ पड़े और इसी विवाद ने यहाँ पर खूनी रूप ले लिया और अज्ञात अपराधियों ने दोनों को गोली मार दी। और इस घटना में ड्राइवर को 2 गोलियां लगी हैं जबकि खलासी को 1 गोली लगी है। और यहाँ पर इन दोनों का इलाज फिलहाल यहाँ पर एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। अब फिलहाल यहाँ पर केंदवाड़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जो जांच है वो कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है चतरा से, जहाँ पर चतरा जिले में एक युवक जो है वो सांप को पकड़ रहा था और इसी दौरान सांप ने प्रेम नाम के एक लड़के को डस लिया और इसके बावजूद वो उसको फिर भी पकड़ता ही रहा और आखिरकार उसने सांप को पकड़ लिया और बोतल में बंद कर दिया और इलाज के लिए यहाँ पर परिजनों के साथ चतरा सदर अस्पताल पहुँच गया और जहाँ पर उसका इलाज जो है वो फिलहाल चल रहा है। अब यहाँ पर प्रेम ने बताया कि वो सब्जी बेचने के लिए चतरा गया हुआ था और घर वापस लौट रहा था कि उसी वक्त उसे तितरिया गांव के पास टमाटर की खेत में सांप दिखाई दिया और जिसके बाद उसने सांप को पकड़ना चाहा और सांप पकड़ने के दौरान उसकी उंगली सांप में टच हुआ और जिसके बाद सांप ने पलटकर उंगली पर ही डस लिया और जिसके बाद वह इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा है और सदर अस्पताल में प्रेम की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो इस लड़के ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी तो की ही है, लेकिन थोड़ी समझदारी भी दिखाई है। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर इसने क्या किया, जब उसको पता चला कि सांप ने अब काट ही लिया है, तो जैसे कि जो लड़का है वो सांप को पकड़कर बोतल में भर के अस्पताल लेकर पहुंचा, तो उससे यहाँ पर एक फ़ायदा ये हो सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही है, सबकी बात हो रही है कि अगर आपको किसी सांप ने काट लिया है और अगर आप उस सांप को लेकर हॉस्पिटल पहुँचो तो हो सकता है कि आपका इलाज जल्दी हो सके, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि आखिर आपको किस सांप ने काटा है और उसका यहाँ पर क्या इलाज किया जाए या फिर आपको कौन सा इंजेक्शन जो है वो दिया जाए। तो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर होता है इलाज करने में, यहाँ पर डॉक्टरों के लिए सहूलियत हो जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस लड़के ने थोड़ी समझदारी दिखाई कि उस सांप को बोतल में भरकर हॉस्पिटल पहुँच गया, तो उससे डॉक्टरों को आसानी हो जाती है कि यहाँ पर इस लड़के को किस सांप ने काटा है, किस तरीके का वो सांप था और उसका इलाज यहाँ पर किस तरीके से किया जा सकता है या फिर उसको कौन सा इंजेक्शन यहाँ पर देना चाहिए, जो एंटी वेनम इंजेक्शन होता है, तो उसको पहचानने में आसानी हो जाती है और यहाँ पर कहीं ना कहीं सहूलियत भी हो जाती है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको जिस सांप ने काटा है और उस सांप को लेकर अगर आप हॉस्पिटल जाते हो और डॉक्टरों को दिखाते हो कि इस सांप ने मुझे काटा है, तो यहाँ पर डॉक्टरों को सहूलियत हो जाती है कि आपको कौन सा एंटीवेनम इंजेक्शन देना है, वो उनको पता चल जाता है, जिससे आपकी जो जान है वो समय रहते बचाई जा सकती है। तो भले इसने बेवकूफ़ी की हो, पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समझदारी तो थी ही इसमें, जो कि इसने प्रॉपर यहाँ पर दिखाया भी है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर नए साल को लेकर धनबाद के अलग अलग रेस्टोरेंट और होटलों में खाने पीने की चीज़ों पर विशेष छूट दी जा रही है और भीड़ संभालना भी मुश्किल हो गया है और इसी की वजह से अभी लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा बढ़ गया है। और यहाँ पर इसी को लेकर एक खबर सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पर सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर ओसारा होटल में एक ऐसी ही गड़बड़ी हो गई है, यानी कि लड़ाई झगड़ा, जहाँ पर खाना सर्व करने को हुई देरी को लेकर जमकर हंगामा हुआ है और वहीं होटल संचालक और ग्राहक के बीच बात जो है वो मारपीट तक पहुंच गई। और ये भी जान लेते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। तो होटल संचालक ने बताया कि 250 रुपए में नॉनवेज खाना अनलिमिटेड खिलाया जा रहा है और इसी वजह से होटल में भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी और इसीलिए लोगों को सर्व करने में देरी हो रही थी। और जिसके बाद कुछ ग्राहक भड़क गए और कुछ ग्राहक लड़ाई पर भी उतर आए और उनके तरफ से गंदी गंदी गालियां भी दी जाने लगी और यहाँ तक कि मारपीट भी किया गया। और वहीं ग्राहक का कहना था कि 250 रुपये का ऑफर देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और समय से खाना सर्व नहीं किया जा रहा था और लोगों को काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ रहा था, जिसे लेकर विवाद हो गया। और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा है कि कोई बड़ा मुद्दा था ही नहीं और छोटा मामला था और मामले को फिलहाल सल्टा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है चाईबासा से, जहाँ पर सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य अधिवक्ता राजा राम गुप्ता ने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। और इस मुलाकात के दौरान गुप्ता ने यहाँ पर NH 75E पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के बारे में विस्तार से उनको जानकारियाँ दी और आरोप लगाया है कि NH विभाग की लापरवाही के कारण ये दुर्घटनाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं। और वहीं गुप्ता ने यह भी बताया कि इस मार्ग के मुफस्सिल थाना के पास विभाग द्वारा नाले निर्माण के लिए महीनों पहले गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे यहां पर सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। साथ ही चाईबासा से हाटगम्हरिया मार्ग की स्थिति भी ऐसी ही बनी हुई है। और वहीं पर मंत्री दीपक बिरुवा ने इस पर गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि भविष्य में NH मार्ग पर किसी भी सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो संबंधित कार्यपालक अभियंता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। और वहीं पर मंत्री ने यह भी कहा है कि NH 75E चाईबासा हाटगम्हरिया मार्ग का निर्माण निर्धारित समय सीमा में पूरा नहीं हो सका है और इसके लिए NH विभाग और संवेदक पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं और इस मामले में शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा मंत्री ने चाईबासा क्षेत्र के अन्य मार्गों पर स्पीड ब्रेकर और रबर स्ट्रिप लगाने की आवश्यकता पर बल दिया और उन्होंने नगर परिषद और संबंधित विभाग को उन मार्गों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है जहां इन सुरक्षा उपायों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है साहिबगंज से। और यहाँ पर तीन पहाड़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने महिला के घर में घुसकर उसके साथ रेप किया और इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि युवक ने चाकू का भय दिखाकर शनिवार की देर रात को घटना को अंजाम दिया। और इस मामले में पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की पहचान आरिफ अंसारी के रूप में की है, जो कि उसी इलाके का रहने वाला है। और यहां पर मिली जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त महिला अपने घर में सोई हुई थी और तभी अचानक एक युवक जबरन उसके कमरे में घुस आया और उसके बाद चाकू की नोक पर आरिफ ने यहां पर महिला को हो हल्ला नहीं करने की धमकी देते हुए जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। लेकिन यहां पर महिला ने कुछ देर के बाद मौका देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया और वहीं महिला के शोर मचाने पर घर में मौजूद सास ससुर और अन्य स्थानीय लोग जो हैं वो मौके पर पहुंचे और फिर महिला को कमरे से बाहर निकाला गया। और इसके बाद लोगों ने आरोपी युवक आरिफ अंसारी को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। और इस घटना के संबंध में थाना प्रभारी मोहम्मद शाहरुख ने बताया है कि महिला के आवेदन पर केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार युवक आरिफ अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और साथ ही पीड़िता को मेडिकल जाँच के लिए साहिबगंज सदर अस्पताल भेजा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर राज्य में लगातार बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर यहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चिंता जताई है और इसको लेकर बाबूलाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है। और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि झारखंड में प्रतिदिन औसतन 5 लोगों की हत्या हो रही है। SCRB द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक इस वर्ष जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के बीच 1400 लोगों की हत्या की जा चुकी है और इस दौरान सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी, अधिवक्ता और जनप्रतिनिधि भी यहां पर असमय मौत के घाट उतार दिए गए हैं।
इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने आगे लिखा है कि झारखंड में अपराध का जो ग्राफ है वो चिंताजनक रूप से ऊपर चढ़ रहा है और विधि व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन मुख्यमंत्री नागरिकों की सुरक्षा में बुरी तरीके से विफल साबित हो रहे हैं और यहाँ पर झारखंड में बढ़ता अपराध आम लोगों के जहन में खौफ पैदा कर रहा है और अगर तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो यहाँ पर राज्य की स्थिति जो है वो और भी भयानक हो सकती है। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को अपराध नियंत्रण के लिए मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है।